चलिए देखो आगे बातें नहीं। देखिए अपन जो बात अपन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी एएसओ को लेकर, और इस कक्षा के अंतर्गत अभी अपना चैप्टर चल रहा है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को लेकर। और आप सभी को पता है कि अब आप लोगों की बुक आ चुकी है, और मैं बता दूं ये जो बुक है, इस बुक का अभी तक अपन ने पेज नंबर, जो आपकी बुक का पेज नंबर है वो पेज नंबर आपका 29 से लेकर दोस्तों अपन अभी तक 33 पेज नंबर तक अपन पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, चीजों को देख चुके हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि नोट्स बनाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, सबके पास आप लोगों की बुक दे रखी होगी और अच्छे से आप लोग एग्जाम्स की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। ओके, और आज केवल आपकी मेरी क्लास होगी, बाकी क्लास आपकी मंडे से रहेगी, क्योंकि आज आपकी मैथ्स और कंप्यूटर की आपकी छुट्टी रहेगी और बाकी क्लासें आपकी मंडे से रहेगी। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको आर्गुमेंट करने की कोशिश नहीं करनी है। 1 अप्रैल से ये बैच आपका शुरू किया गया था और 1 अप्रैल से लेकर आपको 31 मई तक आपको इस बैच को कंप्लीट कर दिया जाएगा। 31 मई से पहले पहले बैच कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस में हम आपको 2100 से भी ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जिसके लिए एक बुकलेट तैयार होगी जो अति शीघ्र आप लोगों के लिए होगी। अभी फिलहाल आपको इस बुक का रिवीजन कराया जाएगा, यही बुक आपको पूरी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। ओके, चल एक बार जुड़ जाइए। आज अपना समांतर माध्य का टॉपिक है। समांतर माध्य के टॉपिक को हमने पूरा पढ़ डाला। अब बात करेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य क्या होता है, वो अपन पढ़ चुके। आज अपन बात करेंगे कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और खंडित श्रेणी होती क्या है और खंडित श्रेणी का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अपन करेंगे। ओके, तो एक बार सभी साथी लोग आ जाइए और देखिए। देखो, सबसे पहले तो खंडित श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अपन डिस्क्रीट सीरीज अपन कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के नाम से जिसको जाना जाता है, ये आपकी असतत श्रेणी भी कहलाती है, इसको खंडित श्रेणी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि खंडित श्रेणी वो श्रेणी या वो सीरीज होती है जो वर्गों में विभाजित नहीं होती, मतलब इनकी कोई क्लास नहीं होती, इनकी किसी भी बात आती कोई क्लास यहाँ पे नहीं होती। ओके, तो यहां पर अपन जानते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार की इनकी कोई क्लास वगैरह नहीं होती, और जिसका मान निश्चित होता है। जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि मैं कह दूं कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, एक मकान में कमरों की संख्या निश्चित होती है, एक बुक में पन्नों की संख्या निश्चित होती है। तो वो श्रेणी आपकी खंडित श्रेणी कहलाती है जिसका मान निश्चित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल बताओ, तो कहते हैं ना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो इसका मतलब ये एक संख्या जो होती है वो आपकी खंडित श्रेणी का उदाहरण होती है। कहते हैं ना कि मकान में कमरों की संख्या, एक मकान की बात है, मकान में कमरों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो एक प्रकार से मकान में कमरों की संख्या भी क्या होती है, निश्चित होती है। कहते हैं ना कि किताब में पन्नों की संख्या, यानी कि किताब में पन्नों की जो संख्या होती है वो पन्नों की संख्या भी क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब ये चीजें आपकी निश्चित होती है, इसे अपन जो है खंडित श्रेणी के अंतर्गत जानते हैं। ओके, एक बालक कहना चाह रहा है कि सर सांख्यिकी का इतिहास भी पढ़ा दिए। बेटा मैं सारा पढ़ाऊंगा। एक तो ये यूपी वाले बच्चों को सारा समझाना बहुत भारी है भाई। तुम लोगों ने जो जीना आराम कर रखा, जबरदस्ती का कोई लेना नहीं। या तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को है ना ये नहीं है भैया, और जब तक ये नहीं है ना तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है और मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। विश्वास नाम की चीज है नहीं है। तीसरे दिन 3 क्लास अभी तक हुई है, ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो। भैया हथेली में सरसों नहीं उगती, जो भी पढ़ाएंगे धीरे। तुम केवल एक एहसान आप कर लो, 31 मई तक शांति से बैठे रहो। 31 मई से पहले कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे मतलब। और जब आपको पढ़ा देंगे तो आपको 101% आपको गारंटी रहेगी कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा रहेगा। अब इससे ज्यादा तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। कब कौन सी चीज पढ़ानी है
कब कौन सी चीज छोड़नी है, किस चीज को कितना पढ़ाना है, किस चीज को कितना छोड़ना, बताओ। बस एक बात ध्यान, सबके पास बुक होना जरूरी है, क्योंकि अब आपको कोई पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ना तो कोई पीडीएफ मिलेगी, ना तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत है। बुक अपने पास रखना है, इस बुक में से सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए। तो खंडित श्रेणी वो होती है जिसका मान निश्चित होता है। एग्जाम में थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, मकान में कमरों की संख्या, किताब में पन्नों की संख्या, ये श्रेणी कौन सी कहलाती है? खंडित श्रेणी कहलाती है। और खंडित श्रेणी की बारंबारता समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि खंडित श्रेणी में बारंबारता, बारंबारता बोले तो आवर्ती, आवर्ती बोले तो फ्रीक्वेंसी, वो आपके समान और असमान दोनों की दोनों हो सकती है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो कि एक कक्षा के अंतर्गत 10 विद्यार्थी है और कक्षा के अंतर्गत एक टेस्ट हुआ था जिसमें से 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर और 50 नंबर, मान लो, या 40 नंबर या 50 नंबर। मान लो 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी भी कितने हैं? 2। 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थी भी कितने हैं? 2। 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी भी कितने हैं? 2। कितने? 2। ये भी 2 और ये भी 2। बताओ बारंबारता समान है या नहीं है? समान है। मान लो कि 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 1 है, ये आपके 4 है, ये 2 है, मान लो ये 3 है, ये 0 जो भी है, तो ये आपका असमान है। तो कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी समान भी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी असमान भी हो सकती है। मतलब बारंबारता समान और असमान दोनों रूप में देखने को मिल सकती है। और आपको बता दो, खंडित श्रेणी में जब समांतर माध्य की कैलकुलेशन करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन आपका एन होता है। फर्क कुछ ही नहीं है, बस अपन को एफ एक्स, यहां पर एक्स का मतलब होता है चर मूल्य और एफ का मतलब होता है हमारी बारंबारता। तो एफ एक्स अपॉन एन होता है। और इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि सिग्मा एफ का मतलब होता है एन। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही अपन एन बोलते हैं। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है उसी को एन कहा जाता है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके एन के अंतर्गत शामिल होती है। अगर बात करें तो यहां पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या रहेगा? आपका एन यहां पर हो जाएगा। एक बार नेट पर इश्यू है शायद, एक मिनट को।
चलिए आगे, एक बार आ जाइए वापस, एक मिनट। क्लास बैक हो रही है बेटा, क्लास बैक नहीं हो रही, अब टेंशन मतलब नेटवर्क चला गया था, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस आ जाइए। और एक तो ये धारणा कि जब भी क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ जाना कि क्लास के अंदर या तो कोई नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि अभी मौसम खराब है और मौसम की वजह से नेटवर्क इशू आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और अब एक बार वापस से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही, कमेंट करके बता दो आप लोग। अब देखो यहां पर अपन ने देखा कि खंडित श्रेणी होती क्या है, और खंडित श्रेणी के अंतर्गत अपन समांतर माध्य यानी अर्थमेटिकल मीन की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, हमारा एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने, और उस एग्जांपल को मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। ओके, और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है, और इस क्वेश्चन के अंतर्गत कह दे कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों के डेटा तुम्हें दे रखे, इन 10 डेटा के आधार पर माध्य आपको ज्ञात करना है। मार्क्स जो है वो आपकी एक्स वैल्यू कहलाती है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी एफ वैल्यू कहलाती है। और यहां पर अपने को माध्य ज्ञात करना है, तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन अपना एन। यहां पर एन की वैल्यू तो होती है आपकी टोटल, तो एन तो आपका टोटल कितना दे रखा आपको 10, एन दे रखा कितना 10, मतलब एन संख्या आपकी 10 है। अब यहां पर अपन एफ एक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो 10 इंटू 3 करोगे तो कितना जाएगा आपका 30, 20 इंटू 4 करोगे तो कितना जाएगा आपका 80, 30 इंटू 2 करोगे तो कितना जाएगा आपका 20, 60, और यह जाएगा कितना 40। इसका मतलब है 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 3, 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 4, उसके बाद अगर ठीक है आगे, ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका 30 का बाद आता है। अब यहां पर इनका टोटल जब करेंगे सिग्मा करेंगे तो आ जाएगा आपका 210, यह आ जाएगा 210, मतलब 210, तो 210 बटे में 10 करोगे तो अर्थमेटिकल मीन आ जाएगा आपका 21, कितना जाएगा 21। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहां पर 21 आ जाएगा। अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ये हमारी जो श्रेणी है इस श्रेणी को अपन खंडित श्रेणी कहते हैं, क्योंकि एक तो ये वर्गों में विभाजित नहीं होती, और यहां पर जो मान है वो मान क्या है निश्चित है, मतलब 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 3 है, 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 4 है, 30 नंबर लाने वाले 2 है, और 40 नंबर लाने वाले 1 है। इसका मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि यहां पर ये श्रेणी जो है वो एक खंडित श्रेणी का उदाहरण है। खंडित श्रेणी आपकी होती है, और हम ये कह चुके कि खंडित श्रेणी वो होती है जो एक तो वर्गों में विभाजित नहीं होती, जिसका मान निश्चित होता है, और जिसकी बारंबारता समान और असमान किसी भी रूप में हो सकती है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी आता है कि आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सब अपनी रफ कॉपी निकालोगे, ये सब कुछ बुक में मैंने दे रखे हैं, आपकी बुक आप लोगों के पहुंच जाएगी क्योंकि बुक आपकी डिलीवर होना शुरू हो चुकी है। यहां पर है कि एक श्रेणी का समांतर माध्य 21 है, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने 3, 20 नंबर लाने वाले कितने 4, 30 नंबर लाने वाला x है हमें नहीं पता, और 40, तो पहले तो n संख्या कितनी हो जाएगी 3 और 4 7 और 1 8, 8 प्लस x, यह तो जाएगी n की वैल्यू। अब इनका अपन fx करेंगे, तो आप जानते हो 10 को 3 से गुणा किया तो कितना जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 20 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा, 30 को x से गुणा किया तो 30x आ जाएगा आप लोगों के सामने, और ये क्या था आपका 40 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो यहां पर जब देखेंगे तो 120 180 प्लस हो जाएगा आपका 30x, ऐसे होगा। तो आप जानते हो कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहां पर समांतर माध्य की वैल्यू तो 21 दे रखी अपने को, यहां पर ये संख्या 180 प्लस आपकी 30x है, तो ये संख्या 8 प्लस x होगी, तो अपन जानते समझते, तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस आपका 30x बराबर 168 प्लस हो जाएगा 21x, तो अपन जानते हैं तो 30x माइनस 21x बराबर 168 माइनस ये 180 होगा कितना 150 होगा ना,
150, 150, तो यह आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा 150, तो यह आ जाएगा माइनस 150। अब सुनो, 30 में से 21 गया तो 9x बचा, ये बचा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। तो कहने का मतलब है यहां पर x का मान 2 आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की कैलकुलेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट तरीका पूछ लेगा या आपसे x की वैल्यू निकालना पूछ लेगा कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और उस केस में आप लोग x की वैल्यू को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखो, अभी अपन अर्थमेटिकल मीन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज अपन अर्थमेटिकल मीन को ही पूरा कंप्लीट करेंगे। कल से अपना माध्य का चलेगा, आप लोग परसों से मतलब संडे से, मंडे से। अब आता है आपकी सतत श्रेणी। ये तीसरे नंबर की श्रेणी है जिसको बोलते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी जिसको अखंडित श्रेणी कहते हैं, और इसी सीरीज को अपन कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ये कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं ना कि सतत श्रेणी वह श्रेणी होती है जो वर्गों में विभाजित होती है, चाहे वो वर्ग 0 से 10 भी हो सकता है, 10 से 20 भी हो सकता है, 20 से 30 भी हो सकता है। तो एक तो वर्गों में विभाजित होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता, जैसे कि 0 से 10 पता नहीं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। 10 से 20 ओके, 20 से 30। और सतत श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक होती है अपवर्जी और एक होती है समावेशी। जो अपवर्जी होती है वो आपकी एक्सक्लूसिव होती है और समावेशी होती है वो इंक्लूसिव होती है। समझाता हूं कैसे। अगर मैं कह दूं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40, ये जो श्रेणी है ना भैया, ये हमारी अपवर्जी है। अपवर्जी है जिसको अपन इंग्लिश में एक्सक्लूसिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। इसे अपन एक्सक्लूसिव श्रेणी अपन कहते हैं। मतलब ये श्रेणी जो है वो आपकी अपवर्जी होती है जिसे एक्सक्लूसिव सीरीज अपन कहते हैं। ये एक्सक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत आती है। ओके, और इतना आप समझ लीजिए कि ये श्रेणी एक्सक्लूसिव होती है। तो इतना आप समझ लीजिए, जैसे कि मैं बताऊं यहां पर, एक तो यहां पर जैसे 0 से 10 है, मान लो किसी विद्यार्थी के नंबर 10 आए, मान लो किसी विद्यार्थी का नाम 10 है, अब वो 10 नंबर यहां रहेगा कि यहां रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मान लो 10 नंबर किसी के आए हैं तो वो 10 नंबर यहां नहीं, कहां रहेगा? यहां पर। अगर 20 नंबर आए तो वो यहां रहेगा, 30 नंबर आए तो यहां रहेगा। मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है, एक्सक्लूज कर दिया जाता है। उस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम से जानते हैं। मतलब वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को हटा दिया जाता है, उस श्रेणी को अपन एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम से जानते हैं। वो सीरीज हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम से पहचानी जाती है। ओके सभी को, इसीलिए कहते हैं अपर लिमिट को छोड़, तो वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाए। अब बच्चों के मन में प्रश्न आता है, मान लो सर किसी के 40 आए तो कोई बात नहीं, 40 से लेकर 50। बच्चा कैसे किसी के 50 आए तो कोई बात नहीं, 50 से लेकर 60। कोई किसी के 60 आए तो लो 60 से लेकर 70 बढ़ाए जाओ। तो उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। मतलब वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के एक तो बराबर होती है, और वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है। मतलब किसी के अगर 10 नंबर आए हैं तो वो 10 नंबर कहां रहेंगे? 10 से 20 में। अगर किसी के नंबर 30 आए हैं तो होगा 30 आएगा तो कहां होगा? 30 से 40 में। अगर किसी के 40 आए तो 40 से लेकर 50 में। ये ध्यान रखना, इस सीरीज को अपन अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी अपवर्जी श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ओके, चलिए अब यहां पर अपन कहते हैं एक होती है आपकी समावेशी। समावेशी और समावेशी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव, अक्सर इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। इसको अपन इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। कैसे होती है समझाता हूं। जैसे कि लिखो 0 से 9, 10 से लिखो 19, 20 से लिखो मैं 29 और 30 से लिखो मैं 39। इस सीरीज को अपन बोलते हैं इंक्लूसिव। मतलब यहां पर 9 नंबर अगर किसी के आए तो यही होंगे,
19 नंबर आए तो यही होंगे, 29 नंबर आए तो यही होंगे, और 39 आए तो यही होंगे। अब बच्चा कहता है सर किसी का अगर 9.5 आए तो कहाँ होंगे, 9.36 आए तो कहाँ होंगे, 9.40 आए तो कहाँ होंगे, आ सकते नंबर, तो वो कहाँ होंगे। तो भैया स्टैटिक्स में समावेशी श्रेणी नाम की कोई श्रेणी होती ही नहीं है, पहली बात ध्यान। सांख्यिकी में कभी धारणा सीरीज कभी समावेशी होती ही नहीं है, अगर है तो गलत है। तो पहला काम, अगर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात करना है तो इस समावेशी श्रेणी को पहले हमें किस में बदलना होगा, अपवर्जी श्रेणी में बदलना होगा। मतलब समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना होगा, और अपवर्जी में बदलने का नियम बड़ा आसान होता है। कैसे होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। इसको हम निचली सीमा कहते हैं, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो अंतर है, बताओ अंतर कितना होगा, एक। सामान्यतः अंतर एक का ही रहता है, टेंशन मत लेना। तो इस अंतर का आधा कर लो, तो आधा कितना हो गया, 0.50। आधा कितना हो गया, 0.50 की बात आती है। तो भैया 0.50 है, तो इस 0.50 को लोअर लिमिट में से तो क्या कर दो, माइनस कर दो, और अपर लिमिट में इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। मतलब लोअर लिमिट में घटा दो और अपर लिमिट में जोड़ दो। तो 0 में से 0.50 गया तो माइनस का 0.50, और 9 में 50 ऐड किया तो 9.50। 10 में से आधा गया, कितना बचा, 9.5। 19 में आधा जोड़ा तो 19.5। 20 में से आधा गया तो 19.5, और 29 में आधा ऐड किया तो 29.5। 30 में से आधा गया तो 29.5, और 39 में जोड़ा तो 39.5। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ जिस विद्यार्थी के नंबर 9.5 आए हैं वो कहाँ होगा, 9.5 से 19.5। अगर किसी के 19.5 है वो यहां आएंगे, और किसी के यहां पर आ जाएगा। इस श्रेणी को हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, समावेशी श्रेणी कहा जाता है। आई बात समझ। अब मैं तुमसे एक दो प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पता है एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, इस तरह की श्रेणी तुमको दे देगा और पूछेगा बताओ 20 से 29 की लोअर लिमिट क्या है। ऐसे पूछेगा 20 से 29 की लोअर लिमिट क्या है। ऑप्शन में 20 भी रहेगा, और ऑप्शन में 19.5 भी रहेगा, और ऑप्शन में 20.5 भी रहेगा। तो बताओ क्या करोगे, 19.5। यानी कि पूछ ले कि 20 से 29 की लोअर लिमिट क्या है। अगर तो ऑप्शन ए आपका 20 भी रहेगा, ऑप्शन बी 19.5 भी रहेगा, ऑप्शन सी 20.5 भी रहेगा, और ऑप्शन 19 भी रहेगा। तो आंसर क्या करोगे, 19.5। ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो फिर एग्जाम में तुमसे ये भी पूछेगा, वो पूछ लेगा बताओ आप लोग कि 10 से 19 का अंतराल कितना है, इंटरवल बताओ, दोनों के बीच में इंटरवल कितनी है। ऑप्शन ए आपका 9 भी रहेगा, ऑप्शन बी आपका 10 भी रहेगा। तो यहां अंतर देखोगे तो 9 है, जो कि गलत है, और यहां अंतर देखो तो कितना आएगा, 10। तो 10 आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा तो बड़ा सा बड़ा एग्जामिनर भी होगा ना, उसकी औकात नहीं कि कुछ और पूछे, माइंड में सेट हो दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया अगर तुमसे कह दे 0 से 9, 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29, और 29 से 30 से लेकर 39, बच्चों के मन में एक डाउट और आता है, सर आपने अंतराल 1 का रखा, क्या 2 का नहीं हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का, लेकिन जनरली अंतराल होता है 1 का। अब तुमसे कहेगा यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो पूछेगा 20 से 29 में, ओके, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताइए। एक तो क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। तो भैया 20 से 29 की अपर लिमिट तो जाएगी 29.5, और लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी 19.5। एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पूछ लेगा इन दोनों के बीच में इंटरवल कितनी है, इंटरवल कितनी है। तो आप जानते हो 29.5 में से 19.5 घटाओगे तो अंतराल कितना आएगा आपका, 10, क्योंकि इंटरवल निकालते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाकर अपन इंटरवल की कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बात हमेशा माइंड में सेट कर लेना कि स्टैटिक्स में कोई भी श्रेणी समावेशी नहीं होती। अगर समावेशी श्रेणी है तो वो गलत है। समावेशी श्रेणी को सबसे पहले अपवर्जित श्रेणी में बदलना होगा। और तुम्हारे थ्योरी में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक है आवर्ती वितरण, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि समावेशी क्या होती है, अपवर्जी क्या होती है। तो तुम्हें पहचान करना आनी चाहिए कि समावेशी किसे कहते हैं और अपवर्जी श्रेणी किसे कहते हैं। चलो नहीं पहचान तो मैं समझा दूंगा। चलो आ जाओ, अब आ जाए अपवर्जी श्रेणी। मैंने कहा कि अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी होती है, अपवर्जी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को, जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है, जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है, वो श्रेणी अपवर्जित श्रेणी कहलाती है। अपवर्जित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। जैसे कि 0 से 10, तो 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40। पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के क्या होती है, बराबर होती है। उस श्रेणी को एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम से जाना जाता है। वो श्रेणी आपके एक्सक्लूसिव कहलाती है, अपवर्जित श्रेणी के नाम से पहचानी जाती है। मतलब वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को, मतलब अगर किसी के नंबर 10 से आए हैं तो वो 0 से 10 में नहीं होगा, 10 से 20 में होगा। अगर किसी के नंबर 20 आए हैं तो वो 10 से 20 में नहीं होगा, वो 20 से 30 में होगा। अगर किसी के नंबर 30 आए हैं तो वो आपका 30 से 40 में होगा। इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्जित श्रेणी कहते हैं। ये अपवर्जित श्रेणी के नाम से जानी जाती है। आई बात समझ? चलिए कहानी को समझते हैं। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहां पर पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के बराबर होती है। पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के बराबर होती है। पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के बराबर होती है। तो ये श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी कहलाती है, अपवर्जित श्रेणी कहलाती है। ओके, इसे हम अपवर्जित श्रेणी कहते हैं। और अपवर्जित श्रेणी में अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है, मतलब अपर लिमिट को वहां से हटा दिया जाता है, अपर लिमिट वहां से हट जाती है अगर बात करें तो। ओके सभी को अब समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अपन कैसे हल करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और बच्चों की थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। एक बात और ध्यान रखना, बच्चों के मन में एक डाउट और आता है, मैं समझाता हूं। कई बच्चे कहते हैं सर आप 1 घंटे की क्लास ना लेकर 2 घंटे की क्लास लो। मैं आपको बता दूं, जितना मैटर मैं तुमको 1 घंटे बताता हूं ना, उतना मैटर तुम ऑफलाइन में जाकर पढ़ोगे ना तो लगभग 3 घंटे में नहीं बता पाएंगे, गारंटी है। मेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत फास्ट होती है, तो 1 घंटे की क्लास मेरी 3 घंटे के बराबर होती है। अब मान लो ये चीजें मैं तुमको लिखाता तो आधा घंटा तो लिखने का खराब हो जाता, लिखा था क्या, यही लिखा था। तो मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूं भैया कि लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, केवल और केवल पूरी एनर्जी समझने में लगानी है। अब मान लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 30 है, और इन 30 विद्यार्थियों के नंबर है 5-5 का वर्ग अंतराल लेते हुए अपवर्जित श्रेणी बनानी है। तो श्रेणी का निर्माण करने से पहले लोअर लिमिट ढूंढो। सबसे छोटी सीमा कौन सी है इसमें, 1, और सबसे बड़ी सीमा कौन सी है आपकी, 22 है। कहां पर है, 22। ओके समझ गया। तो इसका मतलब क्लास क्या बनी हमारी, क्लास बनी हमारी 1 से लेकर आपकी 6, फिर आ जाएगा आपकी 6 से लेकर आपकी 11, 11 से लेकर हो जाएगी आपकी 16, 16 से लेकर हो जाएगी आपकी 21, और 21 से लेकर हो जाएगी आपकी कहते 26। यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेगा कि शुरुआत कहां से करनी है। तो अपन ने 1 से शुरू किया, 1 से शुरू अपन कर दिया, ये अपवर्जित श्रेणी बन जाएगी। मान लो क्वेश्चन ये भी कह सकता है श्रेणी को शुरुआत 0 से करो,
ये भी कह सकता है। तो भाई 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वो आ जाएगा। ओके, मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 वो 5 5 का हो जाएगा। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं है कि शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत की बात बोली ही नहीं। तो मैंने शुरुआत कहां से की, 1 से। ओके, क्योंकि लोअर लिमिट 1 है। ओके, अब अपन सुनो ध्यान से। सर बुक के लिए कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा, बेटा बुक में कोई कूपन कोड नहीं है। ओके, अब सुनो। अब कहानी में मजेदार बात यह है कि जब भी अपन को श्रेणी बनानी होती है ना, तो वहां पर हमें मिलान चिन्ह का प्रयोग करना होता है। मिलान चिन्ह, ये मिलान चिन्ह क्या बीमारी है, सुनो ध्यान से। इस मिलान चिन्ह को बोलते हैं टेली बार। क्या बोलते हैं, टेली बार। अब ये टेली बार क्या होता है समझाता हूं तुमको, देखो सुनो। मिलान चिन्ह, अच्छा 2, बताओ 2 कहां आएगा, 1 से लेकर, देखो सुनो। अच्छा 6 कहां पर आएगा, जैसे 11 में, 11 कहां पे आएगा, 11 से 16 में, 16 कहां आएगा, 16 से 21 में, और 21 का आएगा 21 से 26। इतना समझ आ गया। क्योंकि अपवर्जी श्रेणी का निर्माण करना है और अपवर्जी श्रेणी में अपर लिमिट को क्या करना होगा, छोड़ना। अब 2, तो 2 आएगा यहां पर, तो भैया इसको कर लूंगा मैं अंडरलाइन। ये लो एक डंडा, ये कट गया। 3 कहां पे आएगा, यहीं पर आएगा, ये कट गया। 5 कहां पे आएगा, यहीं पर आएगा, ये लो ये भी कट गया अपना। ओके, फिर उसके बाद 1 कहां पे आएगा, वो भी यहीं पर आएगा, ये लो कट गया। 10 कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, ये कट गया। 9 कहां पे आएगा, 6 से 11 में आएगा, ये भी कट गया। 4, अब सुनो 4, अब 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 5। इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह। 5 संख्याओं का बंद होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर करता है। अच्छा ध्यान सुना, मिलान चिन्ह ये नहीं होता 1 2 3 4, ये नहीं होगा। मिलान चिन्ह होता है 1 2 3 4 ऐसा। इन दोनों सही कौन सा है, ये धारणा। ऐसे भी कंफ्यूज मत होना, ये सही और ये गलत धारणा। इसलिए सभी को ये आपका सही और ये गलत है, क्योंकि मिलान चिन्ह आपका बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नहीं होता। ये भी ध्यान रखना। क्लियर सभी को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कई बार, कंफ्यूज मत होना ध्यान। और 5 होते हैं, हालांकि 5 का तो कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी 5 ही मानते हैं जनरली अगर कहे तो। अच्छा 4, 4 कहां पे आएगा, यहीं पर आएगा। ओके, 11 कहां पे आएगा, अच्छा 11 कहां पे आएगा तो 11 आएगा 11 से 16। ये है काम की बात, क्योंकि यहां बच्चा कंफ्यूज होगा धारणा। वो क्या करेगा, 11 को यहां लेगा, और जहां तुम लोगे वो भी ऑप्शन में रहेगा आंसर। अब तुम खुश होगे, मजे आगे पता लगा घर आगे मजे तुम्हारे निकल जाएगा 1 मिनट में। क्योंकि तुम लोग जब यहां लोगे तो भी आंसर होगा। अभी बता रहा हूं, सुनो ध्यान से कहते हैं। अच्छा बताओ 12 कहां पे आएगा, 12 कहां पे आ जाएगा, 11 से 16 में। अच्छा 18 कहां पे आएगा, आपका आ जाएगा 16 से 21 में। 4 कहां पे आएगा आपका 1 से 6 में। 15 कहां पे आएगा आपका 11 से 16 के बीच में आ जाएगा। 12 कहां पे आएगा 11 से 16 के बीच में। 22 कहां पर आएगा, 22 आ जाएगा आपका 21 से लेकर 26 में। 16 का, अच्छा 16 कहां आएगा, 16 से 21 में, 16 से 21 में आएगा 16, ये ध्यान रखना। 17 कहां पे आएगा, 16 से 21 में आएगा। 20 कहां पे आएगा, 16 से 21 में आएगा। 18 कहां पे आएगा, 16 से 21 में आ जाएगा। 19 भी 16 से 21 में आएगा। 15 भी 1 से 11 में आ जाएगा, 11 16 में आएगा। 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 1 भी आपका ऊपर आ जाएगा। 5 भी आपका ऊपर चला जाएगा। 7 आपका 6 से 11 में आ जाएगा। 8 भी आपका 6 से 11 में आ जाएगा। 11 कहां पे आएगा, 11 से 16, ये 11 से 16 के बीच में आएगा। ओके, 12 कहां पे आएगा, 11 से 16 में आएगा। 9 आपका यहां आ जाएगा। ओके, इसका 13 आपका यहां आ जाएगा और 14 आपका यहां आ जाएगा। अब चेक करो, 5 और 5 10, इनकी बारंबारता कितनी है, 10 है। 9 गलत लिख दिया क्या मैंने, 1 से 4 को 2 बार क्यों, 2 बार क्यों, कंफर्म है क्या। अब मेरे को पता भाई ध्यान रखो, गड़बड़ हो गया वो पता पड़ जाएगा। भी ये कितना हो गया आपका 5, ये कितना हो गया आपका 9, ये हो गया कितना आपका 6, और ये हो गया कितना, इनका टोटल 30 होना चाहिए। कितना हो रहा है, 15 19 25, गलत क्या कर दिया, 15 24
अच्छा 31 हो रहा है तो ये 9 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 9, मतलब एक ज्यादा लिख दिया मैंने। ओके आगे, तो टोटल कितना होना चाहिए 30। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, या क्वेश्चन क्या आएगा समझो, वो पूछेगा आपसे, इतना लंबा क्वेश्चन दे देगा और कहेगा बताओ 11 से 16 की बारंबारता कितनी है, ये कह देगा। तो तुम्हें पता है कि 11 से 16 की बारंबारता में 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा, 16 नहीं आएगा। तो देखो चेक करो इसमें, तो 11 से 16 की बाउंड्री में देखो 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 4 4 4 5 हो गया, 5 के बाद आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, हो गया 9 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो 11 से 16 की बाउंड्री 9 आ गया। अब होगा क्या, तुमसे गलती क्या होगी, जैसे 16 कितनी बार है, एक बार, और 16 और है क्या कहीं, 16 एक बार ही है, 16 एक बार ही है ना, 16 एक बार ही देखो, चेक कर लेना, 16 एक बार ही है। ऑप्शन में आपका 9 भी देगा और ऑप्शन में आपका 10 भी देगा। अब तुम टसन में रहोगे, तुम 16 को भी क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे, तो आंसर कितना देगा, 10 दिखेगा, जबकि आंसर कितना आएगा आपका 9। ये है काम की बात। यहां गलती मत करना, यहां वो गलती कराएगा तुमसे, यहां गलती करवाएगा। मतलब वो पूछेगा कि 11 से 16 की बारंबारता बताओ, 11 से 16 की आवर्ती बताओ, तो 11 से 16 की आवर्ती में 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 भी आएगा, लेकिन 16 नहीं आएगा। ये गलती मत करना, क्योंकि श्रेणी कौन सी है, अपवर्जी है। श्रेणी कौन सी है, अपवर्जी। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन आ जाए और पूछे कि 11 से 16 समावेशी श्रेणी में, तो फिर समावेशी में 11 भी आएगा और 16 भी आएगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो 11 भी आएगा और 16 भी आएगा। जबकि ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कौन सा, अपवर्जी का। बताओ ये गलती करोगे या नहीं करोगे। ओके सभी को, यहां गलती मत करना, यहां गलती आपकी होगी तो दिक्कत होगी जानना। ओके, तो इस श्रेणी को अपवर्जी कहते हैं। अपवर्जी श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें पहले वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट के बराबर होती है, और अपवर्जी श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जहां पर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है। जहां पर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है, ये आपके सामने आ जाएगी। क्लियर सभी को आता है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब आती है समावेशी। समावेशी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के एक तो बराबर नहीं होती। जैसे कि 0 से 9, 10 से लेकर 19 और 20 से लेकर 29। बताओ अपर लिमिट क्या लोअर लिमिट के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये श्रेणी कौन सी है, समावेशी, मतलब एक्सक्लूसिव। समावेशी श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि 9 है तो 9 इसी में आएगा, 19 है तो वो इसी में आएगा, 29 है तो इसी में आएगा, अगले वर्ग में नहीं जाएगा। उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, समावेशी श्रेणी। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज जिसको अपन कहते हैं, ये अपन गलत है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है, इसको अपन इंक्लूसिव सीरीज के नाम से अपन जानते हैं। ओके, अब सुनो, जैसे कि 0 से 9, 10 से 19, 20 है। मैंने कहा कि सांख्यिकीय माध्यों के मापों की गणना करने से पहले, चाहे समांतर माध्य की कैलकुलेशन करो, चाहे माध्यिका की कैलकुलेशन करो, चाहे बहुलक की कैलकुलेशन करो, आप किसी भी माध्य की कैलकुलेशन करते हो ना, तो ये दिमाग में रखना कि सांख्यिकीय माध्यों की गणना करने के लिए समावेशी श्रेणी को सबसे पहले अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब समावेशी श्रेणी अगर कोई है तो पहले उसे आपको अपवर्जी श्रेणी में बदलना होगा, और अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर, बताओ इन दोनों में अंतर कितने का है, एक का आधा करके लोअर लिमिट में से तो माइनस कर दो और अपर लिमिट में उसे प्लस कर दो, बात खत्म। और वो श्रेणी जो समावेशी है वो श्रेणी किस में बदल जाएगी, अपवर्जी श्रेणी में बदल जाएगी। जैसा कि हमने बदला यहां पे कि मान लो कि अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 0 से 9, देखो सुनो, ये आपकी 0 से 9 है, 10 से आपकी 19 है, 20 से लेकर आपकी 29 है,
30 से लेकर आपकी 39 है, और 39 से लेकर आपकी जो 40 से लेकर क्या आपकी 40 से लेकर आपकी 50 है। अब बताओ ये अपवर्जीय की समावेशी अगर आ जाएगी तो अपन ये जानते हैं कि ये श्रेणी है आपकी कौन सी, समावेशी, उसे हम समावेशी कहते हैं। अब इस समावेशी श्रेणी को आपको बदलना किस में है, अपवर्जी में, अपवर्जी में बदलना है। तो दोनों के बीच का अंतराल कितना हुआ, एक का आधा होता है 0.50, 0.50 को इनमें से तो माइनस करना है, तो माइनस का 0.50 आ जाएगा, और इसमें जोड़ना 19 9 में ऐड करोगे तो 9.5, 10 में से आधा गया तो 9.5, 19 में आधा ऐड किया तो 19.5, 20 में से आधा गया तो 19.5, 29 में आधा ऐड किया तो 29.5, 30 में आधा गया तो 29.5, 39 में आधा ऐड किया तो आ जाएगा, और यहां पर 39 में घटाया तो आ जाएगा आपका ये, और ये ऐड किया, बात खत्म। अब बताओ ये समावेशी किस में बदल गई, अपवर्जी में। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 20 से 29 की लोअर लिमिट तो कितनी है, 19.5, और अपर लिमिट कितनी है, 29.5, और दोनों के बीच में इंटरवल कितने की है, 10 की। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। ओके सभी को, यहां तक सर जीके, बेटा यूपी जीके की क्लास होगी, पहले सुन लो। देखो मित्रों, पहले तो तुम्हारा कल का तो हॉलीडे रहेगा, कल की छुट्टी रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी बुक तुम्हारे हाथों में हो। सब लोगों ने बुक ऑर्डर कर ली होगी, अगर बुक अभी तक किसी ने ऑर्डर नहीं की तो आज की आज ऑर्डर कर लेना दोस्तों, जिससे तुम्हारे पास 8 से 9 तारीख तक किताब पहुंच जाए, जिससे तुम्हारी पढ़ाई को और अधिक मजबूत करने का हम प्रयास करें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, अब सुनो ध्यान से। अब होता क्या है कि सतत श्रेणी में समांतर माध्य की कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली 3 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, मेथड चाहे डायरेक्ट हो, मेथड चाहे इनडायरेक्ट हो, मेथड चाहे स्टेप डेविएशन हो, कोई सा भी मेथड हो, कैलकुलेशन करने का तरीका चाहे कैसा भी हो, आंसर सबका क्या आएगा, समान। और आप जानते हो सतत श्रेणी में समांतर माध्य की कैलकुलेशन की जाती है, वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, बात खत्म। कैसे होती है समझाता हूं, सुनो ध्यान से। देखो मान लो कि मैं यहां पर लिखूं कि एक कक्षा है जिसमें 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, और यहां लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लो कि 3 स्टूडेंट है, 4 है, 1 है, 2 है, टोटल देखोगे तो कितने जाएंगे आपके, 10। ओके टोटल हो जाएंगे 10, होंगे या नहीं होंगे, यस या नो, मतलब है। अब मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन में समांतर माध्य निकालो, तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, ये x हो गया और ये f हो गया, बात खत्म। अरे हाँ या ना, लेकिन ये श्रेणी तो कौन सी, खंडित। अब मैं इसको कह दूं 0 से 10, 10 से 20, ओके 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40। अब बताओ अभी 3 को गुणा करोगे, 0 से गुणा करोगे कि 10 से गुणा करोगे, इस 4 को 10 से करोगे कि 20 से करोगे, तो ना तेरी ना मेरी बीच की, ना तेरी ना मेरी बीच की, तो बात खत्म। तो यहां पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। अब बताओ 0 से 10 के बीच की मिड वैल्यू कितनी है, 5, और इस मिड वैल्यू को क्या मानोगे, x। अच्छा 10 से 20 की मिड वैल्यू कितनी है आपकी, 15, 20 से 30 की मिड वैल्यू कितनी है आपकी, 25, और यहां पर मिड वैल्यू कितनी, 35, बात खत्म। अब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट कैसे होगा, एक हो जाएगा f और एक हो जाएगा x, तो अब क्या करोगे, fx। अब fx करोगे तो 3 × 5 करोगे तो 15, 4 × 15 करोगे तो 60, और ये करोगे तो कितना आएगा 25, और ये आ जाएगा कितना 70। अब चेक कर लो टोटल कितना आ रहा है, तो आप जानते हो कि ये 15 और 40 हो गया, 40 170 हो गया। और आप जानते हो समांतर माध्य निकालोगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 170 बटे में 10 करोगे तो आंसर आएगा कितना 17। डेट्स ऑल, बात खत्म। तो इसे कहते हैं अपन समांतर माध्य की कैलकुलेशन करना, अगर श्रेणी कैसी हो, अपवर्जी हो या सतत श्रेणी हो। और सतत श्रेणी में कैलकुलेशन करना आसान होता है। मैंने कहा कि सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के से पहले श्रेणी का सब माध्य ज्ञात करोगे, मिड वैल्यू ज्ञात करोगे, और मिड वैल्यू को अपन क्या मानते हैं, एक्स। मिड वैल्यू को क्या मानते हैं, x, जहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे। जैसे 0 से 10 की मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,
10 से 20 की मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15, 20 से 30 की मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25। तो मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मिड वैल्यू के आधार पर आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी और आराम आराम से आप कैलकुलेशन करके उनको हल कर सकते हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने यहां पर नहीं आएगी। तो अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पहले तो ये चेक करो ये श्रेणी आपकी जो है वो समावेशी है कि अपवर्जी है। बताओ कैसी है? अपवर्जी। और अपवर्जी है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर समावेशी होती तो पहले अपवर्जी में बदलना होता, अगर समावेशी होती तो पहले अपवर्जी में बदलना होता और फिर अपने को कैलकुलेशन करनी होती। लेकिन अगर है ही अपवर्जी तो इसे फिर बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये तो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी और यहां हो जाएगा एक्स। एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। बताओ 0 10 की मिड वैल्यू कितनी होती है 5, 10 और 20 की मिड वैल्यू कितनी होती है आपकी 15, 20 और 30 की मिड वैल्यू कितनी होती है आपकी 25 और ये कितनी होती है आपकी 35। तो अच्छा यहां पर कक्षा के अंतर्गत ये 4 है, यहां पर टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं 10, टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे आपके 10। अब सुनो 10 विद्यार्थी है तो आपको fx करना है, तो 3 × 5 ये कितना जाएगा आपका 15, 2 × 15 ये कितना होता है 30, ये हो जाएगा आपका कितना 100 और ये हो जाएगा 35। इनका टोटल करो 35 70, ये हो जाएगा आपका 50 40 50 80 180 हो गया ना। तो यहां पर समांतर मान जाएगा सिग्मा fx अपॉन n, तो 180 बटे में 10 करोगे तो कितना आपका 18। बात खत्म, टॉपिक खत्म। ये तो था आपका समांतर माध्य को लेकर, समांतर माध्य की कहानी को लेकर जो पॉइंट था जो आपका समझ आना था। तो यहां पर बात आपको समझ में आई या नहीं, यस या नो बताओ। यहां तक का पॉइंट क्लियर रूप से समझ आ गया? अच्छा अब सुनो, समांतर माध्य टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है आज। समांतर माध्य की कैलकुलेशन करना व्यक्तिगत श्रेणी में भी सिखा दिया, समांतर माध्य की कैलकुलेशन करना मैंने आपको खंडित श्रेणी में समझा दिया, और समांतर माध्य की कैलकुलेशन करना मैंने आप लोगों को है वो आपकी सतत श्रेणी में समझा दिया। अच्छा आपको ये पता ही है कि डेली रात को 9 बजे तुम्हारा फ्री में टेस्ट होता है। फ्री में जो टेस्ट होता है वो कहां होता है? टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन पे होता है, जहां तुम पढ़ रहे हो। वहां पर आपको पूरे दिन भर में जो भी पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें समझाई जाती है। एक बालक कहना चाह रहा है सर मैथमेटिक्स मेन 4 टाइप की होती है बट आपने 3 बताया, प्लीज रिप्लाई करो। बेटा गणितीय माध्य 3 ही होते हैं, एक होता है अर्थमेटिकल मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। 4 कुछ भी नहीं होते। अब 4 कौन से होते तुम समझाओ, मैं उसका जवाब देता हूं। बताओ, मैं हो सकता है तुम चौथा कोई और पढ़ लिए जो कोई मतलब का ही नहीं हो। बताओ भाई, मैथमेटिकल जो मीन होते हैं ना, गणितीय माध्य 3 ही होते हैं, अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके अलावा गणितीय माध्य कोई होता ही नहीं है। हाँ, जो वेटेज एवरेज मेथड होता है ना, वेटेज एवरेज, वो आपका अर्थमेटिकल मीन का ही पार्ट होता है, वो अलग नहीं होता। जो वेटेज आपका होता है ना, वेटेज मीन जो होता है ना, वो अर्थमेटिकल मीन का ही पार्ट होता है, उसका कोई अलग से दूसरा पार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ध्यान, कंटेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है ही नहीं है। आपको कहना 1% भी जरूरत नहीं है, 1% भी। क्लियर? तुम्हें केवल इतना पूछना है, इतना बताना है कि जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। समांतर माध्य का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है, समांतर माध्य आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करें, एक बालक कहता है क्वाड्रेटिक मीन भी होता है। बेटा क्वाड्रेटिक मीन ऐसा कुछ नहीं होता, जो गणितीय माध्य होता है उसी को अपन कहते हैं। ओके, वो अलग नहीं होता। कभी भी धारणा, जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स, आरबीएससी, ये धारणा कि गणितीय माध्य 3 ही होते हैं, जिसमें एक अर्थमेटिकल मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है और एक हार्मोनिक मीन होता है। क्योंकि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको इन तीनों के बीच में संबंध बताऊंगा। ओके, इसके अलावा और कोई संबंध होता ही नहीं है। सर बुक सोल्ड क्वेश्चन सहित होगी? नहीं बेटा, बुक जो होगी ना, वो ये बुक कोर्स की बुक है, क्वेश्चनों की बुक अलग होती है हमारी। देखो ये आपकी जो बुक है ना, वो केवल और केवल कोर्स की बुक है। प्रैक्टिस बुक जो होती है, अभ्यास बुक जो होती है, वो अलग होती है, जिसमें हम 2100 से भी ज्यादा प्रश्न आपको देंगे। अभी फिलहाल आपको कोर्स कराएंगे और कोर्स कराने के बाद फिर प्रैक्टिस कराएंगे। पहले आप कोर्स कीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो पूछिए अच्छे से। मन में कोई भी डाउट हो तो मन में डाउट निकाल दीजिए। मैथमेटिकल मीन आपके 3 होते हैं, जिसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य होता है। इसके अलावा और कोई माध्य नहीं होता। ओके, इसके अलावा किसी के मन में कोई डाउट हो पूछिए।
हो गया सबको? हाँ, क्या हुआ? चलिए ठीक है, ठीक है। अब ध्यान, ये यूपी वाले बच्चे ध्यान, अब आपकी क्लास होगी मंडे को। अब जितना भी आपको पढ़ा दिया गया आप रिवाइज कर लेना, बाकी क्लास मंडे को होगी। टेंशन लेने की कोशिश मत करना, और जिसके पास अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की तो बुक आपको मंगानी है, क्योंकि क्लास मंडे को होगी। आपको टाइम टेबल आपको मिल जाता है, टाइम टेबल मिलने के बाद आपको कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर क्लास में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज डाल दिया जाता है, जहां से भी आपने कोर्स ज्वाइन किया है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद वहां पर एक टेलीग्राम का लिंक होता है, उस लिंक के माध्यम से आप अपने ग्रुप को ज्वाइन करके अपने एग्जाम्स की तैयारी को आसान बना सकते हो। चलिए बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे।